नमस्कार। नीलम चंद्रा जी के पेज पर आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत और अभिनंदन। मैं डॉक्टर रेणु मिश्रा आप सबके सामने उपस्थित हूँ और आज हम नीलम चंद्रा जी की किताब तिलस्मे ज़िंदगी का लॉन्च करने वाले हैं। और इस अवसर पर हमारे साथ बहुत सारे विशिष्ट अतिथि मौजूद हैं, जिसमें लखनऊ से संजय सर, संजीव जायसवाल जी, अ, मुंबई से मिलिंद उके जी और दिल्ली से वंदना पिल्लई जी। बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का। और नीलम जी से तो आप सभी परिचित हैं और इनकी किताबें आती रहती हैं। उसी श्रृंखला में इस बार आप लेके आई हैं काव्य संग्रह। तो हम आगे बढ़ें, उसके पहले हम किताब का लॉन्च करना चाहेंगे। तो मैं सभी से आग्रह करूँगी कि कैमरे के सामने आप किताब को ले आएँ और इसका पुस्तक लोकार्पण में योगदान दें। इसका बहुत सुंदर कवर पेज है जिसमें नीलम भी दिख रही हैं, फोटोग्राफ है नीलम का। नाम बहुत अच्छा है, तिलस्मे ज़िंदगी। बहुत-बहुत बधाई और शुभकामनाएँ नीलम जी आपको। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आपकी सभी किताबों की तरह ये भी बेस्ट सेलर का खिताब पाए और खूब पॉपुलर हो दर्शकों में, पाठकों में। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और इस किताब के बारे में नीलम जी को बुलाएं उसके पहले बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम जानना चाहेंगे नीलम से, इसके नाम के बारे में, इसके आवरण के बारे में। और इसका नाम बहुत अच्छा है, तिलस्मे ज़िंदगी। तिलस्म बिल्कुल जैसे जादू होता है ना, रहस्य, ज़िंदगी ऐसी ही होती है। अ, जब हम सोचते हैं कि हमने ज़िंदगी को जान लिया, ऐसे ही चलना है, इसी राह पे चलना है और इस आगे राह पर हमको ये चीज़ मिलने वाली है, उसी समय ज़िंदगी जो है वो बदल देती है सब कुछ। रास्ते बदल देती है, मंज़िल बदल देती है और आप किसी आश्चर्यजनक उसमें हो जाते हैं कि अरे ये क्या हुआ? और जैसे-जैसे हम ज़िंदगी बिताते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो एक चीज़ ये ज़रूर से सभी लोग जान लेते हैं कि ज़िंदगी में आश्चर्यजनक कुछ भी नहीं है। सब कुछ संभव है और यही ज़िंदगी है। वो कभी अपने सवाल बदलेगी, कभी रास्ते बदलेगी, तो आप हमेशा तैयार रहें। हालाँकि हम प्लानिंग बहुत करते हैं, सालों साल की प्लानिंग करते हैं, लेकिन वो कल क्या होने वाला है, वो ज़िंदगी को ही पता होता है। तो तिलस्मी है, जादुई है, रहस्यमयी है और इसी तरीके की इसमें कविताएँ भी हैं। तो हम सबसे पहले नीलम जी का परिचय करा दें आप सभी के सामने। नीलम जी से आप सभी भली-भांति परिचित हैं, आप जानते हैं नीलम सक्सेना चंद्रा एक इंजीनियर हैं। मुख्य विद्युत अभियंता के पद पर आजकल कार्यरत हैं मुंबई में। कविताएँ एवं कहानियाँ लिखना आपका शौक है। इसी तरीके की इसमें कविताएँ भी हैं। 2500 से अधिक रचनाएँ विभिन्न राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुकी हैं। आपके 7 उपन्यास, 8 कहानी संग्रह, 43 काव्य संग्रह व 15 बच्चों की पुस्तकें प्रकाशित हैं और आपको विभिन्न पुरस्कारों से सुशोभित किया गया है, जैसे अमेरिकन एम्बेसी द्वारा आयोजित काव्य प्रतियोगिता में गुलजार जी द्वारा पुरस्कार, महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकेडमी द्वारा सोहन लाल द्विवेदी पुरस्कार, रविन्द्रनाथ टैगोर अंतर्राष्ट्रीय काव्य पुरस्कार 2014, रेल मंत्रालय द्वारा प्रेमचंद पुरस्कार 3 बार मिला, चिल्ड्रन ट्रस्ट द्वारा पुरस्कार, पोएट्री सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा हिंदी काव्य प्रतियोगिता में 2017 में द्वितीय पुरस्कार। इसी के साथ बहुत सारे पुरस्कार और इसमें आपको सराहते हुए लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड द्वारा आपको 3 बार मान्यता मिली है। नीलम को फोर्ब्स मैगजीन द्वारा 2014 के देश के 78 प्रख्यात लेखकों में नामित किया गया है। तो नीलम जी आपको एक बार बहुत-बहुत बधाई और बहुत प्राउड फील करते हैं कि हम आपको जानते हैं और आपके पेज पर हम आते हैं और अपने भी काम को, और आपका काम तो दुनिया देख रही है, अपने काम को भी हम लोग दिखाते हैं दुनिया को। तो बहुत-बहुत स्वागत है और अब हम जानना चाहेंगे तिलस्मे ज़िंदगी क्या है? जब मैंने ये पुस्तक लिखी तो कुछ घटनाएं मेरे चारों तरफ चल रही थी। जी। सबसे पहले तो कोरोना का ये फेज़ 2 था,
जब ये हम्म। कविताएं मैंने लिखी हैं। हम्म। और न जाने क्यों मुझे उस वक्त, जब उससे पहले मैं दिल्ली में पोस्टेड थी, तो दिल्ली में मुझे इमारतें देखने का बहुत शौक हुआ करता था। तो ओके। तब मैंने हर सैटरडे कोई ना कोई इमारत जाके ढूंढा करती थी नई पुरानी दिल्ली में, और उन्हें हम्म। देखा करती थी, और उनकी कुछ एक छाप थी बैकग्राउंड में। हम्म। तो ये दिमाग में चलता रहता था कि जिंदगी कितनी अलग है, कितनी डिफरेंट है, क्या हुआ उस बादशाह का, क्या हुआ हम्म। था तब। कुछ कुछ कहानियां भी तब पता चली। हम्म। जैसे लाल किला में गई तो लाल किले की एक कहानी पता चली जो बड़ी हृदय स्पर्शी थी। तो ऐसे उस समय मैं वो सब इतिहास भी थोड़ा सा पढ़ रही थी। हम्म। उधर और भी कई घटनाएं चल रही थी, कोरोना तो था ही, लॉकडाउन चल रहा था। इधर मेरी एक सहेली थी। जी। सहेली क्या कहूँ, मुझसे बहुत छोटी थी, परंतु उसकी जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव चल रहे थे, और हम्म। उसे भी कविताएं लिखना बहुत पसंद था, और वो मेरी कविताओं से बहुत प्रेरित होती थी। तो इसमें की कुछ कविताएं वो है जो मैं उसको लिख के भेजी है मैंने ओह। अच्छा। तो उस समय वो बहुत दुख और दर्द में बंधी हुई थी एक तरह से, और हम्म। अब एक आजाद पंछी है और बहुत खुश है। और हम्म। मीन्स उसकी लाइफ भी एकदम सुचारू रूप से अच्छे से चलने लगी है, जॉब के फ्रंट पे भी और पर्सनल फ्रंट पे भी। और आखिरी घटना जो घट रही थी वो थी मेरी माँ की पहली बार तब बहुत तबीयत खराब हुई थी। जी। यानी तब वो पहली बार 10 दिन करीब एडमिट रही थी। हम्म। तो कुछ कोरोना और उसकी निराशा है, कुछ जो मेरी सहेली की साथ जो घटनाएं चल रही थी उसके बारे में है, हम्म। और कुछ जो इमारतें मैंने देखी थी और उसकी जो छाप थी मेरे दिमाग में, कुछ उसके बारे में है। तो इसका हम्म। कवर पेज भी आप देखेंगे तो ये मेरी बहन ने इमारत पे ही है, ये हाँ, निकिता। पुराना किला है ये। पुराना हम्म। किला है, पुराना किला में घुसते ही जो बड़ी सी इमारत है वो है, और उसने हम्म। ये फोटो खींची थी। उसे फोटोग्राफी का बहुत शौक है। अभी भी कहीं फोटो ही खींच रही है, इसलिए आज ज्वाइन नहीं कर सकी। वो घूम रही है मनाली में। अच्छा अच्छा। हाँ 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 तो हाँ। जो है ये सब घटनाएं चल रही थी, और मैं सोचती थी जिंदगी क्या है। तो हम्म। ये जिंदगी क्या है ने मुझे कई कविताएं लिखवाई। एक छोटा सा हम्म। प्रश्न है कि जिंदगी क्या है। हम्म। ऐसे लगता है कि बहुत छोटा है, परंतु बहुत गूढ़ प्रश्न है। तो उसी हम्म। प्रश्नों के बीच जन्मी ये कविताएं और ये नज्में। हम्म। तो शायद कुछ अलग है अभी तक जो मैंने लिखी है उससे। और इसको वंदना जी के हाइब्रो स्क्राइब्स पब्लिकेशन ने पब्लिश किया है, जी। और बहुत ही अच्छी तरह से ये काव्य संग्रह पब्लिश होके आया है। इसका कवर पेज देखिए, इसके अंदर भी देखिए आप, सारे हर फोटोग्राफ्स हैं। हम्म। फोटोग्राफ्स हैं, कुछ मेरी भेजी हुई हैं, कुछ उन्होंने चुन के डाली हैं। तो ऐसे बहुत अच्छा। अच्छी ये एक पुस्तक है ऐसा मुझे लगता है। हम्म। और बाकी तो जज तो आप ही लोग हैं, पढ़ने वाले हैं, और आप लोग आ, हैं जिन्होंने पढ़ी है ऑलरेडी। तो बहुत अच्छी किताब है नीलम, और इसी कविताएं पढ़ के पता लगता है कि इसका बैकग्राउंड क्या है, आपने अभी बताया, और बड़ी गंभीरता लिए हुए हैं और बहुत अर्थ लिए हुए हैं, बहुत गहराई लिए हुए हैं। और इसमें एक कविता बड़ी अच्छी लगी थी माँ पर, जो आपने औरत पे लिखी थी कि माँ को कैसा होना चाहिए और कैसी उसकी इमेज गढ़ी जाती है, पर ऐसा क्यों किया जाता है। वो कोई पढ़ के सुनाएगा तो पता लगेगा कि उसका क्या। मुझे तो वो पढ़ के बहुत उसने इम्प्रेस किया कि माँ को ऐसा ही क्यों होना चाहिए, कितना उससे त्याग आप लोगे, उसको भी एक व्यक्ति की तरह क्यों नहीं आप ले सकते हो, और उतना ही आप प्यार और सामर्थ्य और उतना इज्जत क्यों नहीं दे सकते हो घर में जैसे और लोगों को मिलता है। वही क्यों सबसे पहले उठे, वही सारे त्याग करे, खाना बाद में खाए। तो बहुत अच्छी कविता थी वो। इसी तरीके से बहुत सारी कविताएं हैं जो धीरे धीरे हम आएंगे उन पर।
और ये पुस्तक आपने अपनी माँ को समर्पित की है, बहुत अच्छा लगा पढ़ के। सभी कविताएँ एक से एक हैं, प्रकाशन बहुत अच्छा है। तो अब हम आगे बढ़ने से सबसे पहले इसके प्रकाशक को ही बुलाना चाहेंगे। हम स्वागत करते हैं वंदना भाटिया पल्लई जी का। आप अनुभवी शिक्षिका, संपादक और लेखिका हैं। आप 2018 से महत्वाकांक्षी लेखकों को कुशल लेखक बनाने के नेक मिशन के साथ हाइब्रू स्क्रिप्ट्स पब्लिकेशन की, जिसमें 62 शीर्षकों की एक प्रभावशाली सूची है और अधिक के लिए महत्वाकांक्षी योजना है, आपने शुरू किया। आप पर्यटन उद्योग के तहत हिमालय की मनमोहक तलहटी में एक शांत अवकाश स्थल की भी आपने स्थापना की। वाह! आप लेखकों के समर्थन के लिए अतिरिक्त प्रयास करती हैं और आपको, मुझे आशा है वंदना जी, कि आपको यहाँ पर इस मंच पर बहुत सारे लेखक मिलेंगे, क्योंकि हम सभी को तलाश रहती है एक अच्छे प्रकाशक की, जैसे आपको तलाश है महत्वाकांक्षी लेखकों की। तो वी आर मेड फॉर ईच अदर। और बहुत-बहुत स्वागत है आपका। और अब हम जानना चाहेंगे कैसा रहा आपका अनुभव इस किताब को छापने का और कैसा लगा? जी, वंदना, सबसे अपने पहले प्रकाशक। बहुत-बहुत शुक्रिया एंड बहुत-बहुत आभार नीलम जी का, जिन्होंने हम पे विश्वास किया, क्योंकि इतनी एक एस्टैब्लिश्ड राइटर, अगर हम जैसे न्यू कमर्स पे, मैं अपने आप को न्यू कमर ही बोलती हूँ, क्योंकि 62 राइटर्स मेरा एम नहीं है। मैं कनेक्ट होना चाहती हूँ पूरी दुनिया के राइटर्स के साथ, उनको सपोर्ट करना चाहते हैं हम लोग। तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है जब नीलम जी ने बुक हाथ में पकड़ी और उन्होंने मुझे एकदम से बोला कि बहुत अच्छी बुक आई है, आपका बहुत अच्छा काम है। तो मुझे और मेरी टीम को बहुत ज्यादा सेटिस्फेक्शन हुई एंड हमें लग रहा था बस अब हमारा पर्पस फुलफिल हो गया, यहाँ से हमारी शुरुआत होगी एक अच्छे और एस्टैब्लिश राइटर्स को अपने साथ जोड़ने के लिए। और रही बात नीलम जी के साथ काम करने की एक्सपीरियंस की, तो इनके जैसी हम्बल लेडी के साथ कौन काम करना नहीं चाहेगा। आई मीन जितना इन्होंने हमें फ्री हैंड दिया काम करने के लिए, क्योंकि एक बहुत ही नेचुरल सी बात है कि बुक पब्लिशिंग के दौरान बहुत से ऐसे पॉइंट्स आते हैं जहाँ पे क्योंकि सब ऑथर्स यहाँ बैठे हैं और इस बात से सब एग्री करेंगे कि बहुत से ऐसे पॉइंट्स आते हैं जहां पे पब्लिशर और ऑथर एग्री नहीं करते, क्योंकि नेचुरल सी बात है, ऑथर का काम है, वो चाहेंगे कि काम हमारा हमारे अकॉर्डिंगली हो और पब्लिशर उसको चेंज ना करे, उसमें कुछ अमेंडमेंट ना करे। बट इन्होंने इतना फ्री हैंड हमें दे दिया, मतलब एक बार में मैंने इनको कुछ पॉइंट्स ऐसे थे जो मैंने इनसे उस टाइम पे उनको बताया कि नीलम जी ऐसा ऐसा हमें ये दिक्कत आ रही है और हमें लगता है कि ये ठीक नहीं है। तो इन्होंने मेरे से क्यों भी नहीं पूछा, इन्होंने एक बार भी ये नहीं बोला कि क्यों है, या एक प्रॉब्लम क्रिएट करना तो कोई सवाल ही नहीं उठता। तो इन्होंने बोला कि आपकी मर्जी है, आपकी किताब है, मैंने आपके ऊपर छोड़ दिया है एंड आई ट्रस्ट यू। और वो सबसे बड़ी बात इन्होंने जो हमें बोली कि ये हम पे विश्वास करती हैं, तो शायद उसकी वजह से ही किताब इतनी अच्छी निकल के आई है, क्योंकि हमें लगा कि हमें अपनी किताब तो बहुत अच्छे से करनी है। तो वो बिल्कुल। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। आप और इनका नाम जुड़ना हमारे साथ एक अलग ही बात है, मैं उसको जाहिर नहीं कर सकती। कोई कविता भी पढ़ के सुना दे वंदना जी। जी, कविताएं इनकी कौन सी पढूं कौन सी छोड़ूं, मैं तो सुबह से यही सोच रही हूँ, क्योंकि हम जो भी कविता पढ़ते हैं इनकी इस बुक में खासकर, ऐसा लगता है कि जैसे अपने बारे में, अपने आसपास के बारे में इन्होंने कुछ ऐसी बात कर दी है जिससे हम उससे अपने आप को जोड़ लेते हैं। तो काफी कविताएं पढ़ने के बाद एक कविता ऐसी थी जो मुझे लगा कि जिसकी हिंदी इतनी साधारण है कि मैं पढ़ सकती हूँ। तो मैंने वही पढ़ने का फैसला किया। जी, तो स्वागत है। थैंक यू। ये कविता है फासले। नजदीक हमारे हवा वो आ ना सके, दर्दे जिगर हम उन्हें बता ना सके, परिंदे ख्वाब के उड़ते आसमां में, मुकद्दर उनसा हम पा ना सके, क्या बात। तिनके के जैसे होती है हैसियत, किस्मत अपनी हम आजमा ना सके।
दरख्त खड़े थे वहां सीना ताने हुए, झुके रहे हरदम हम महका ना सके। क्या तकदीर पाई है गुलाब ने भी, कांटों में फंसे रहे आगे जा ना सके। जब भी झांका शीशा तो टूट ही गया, अपने अक्स से हाथ मिला ना सके। हताश आए थे चले जाएंगे उदास से, फासला जो दरमिया था मिटा ना सके। क्या बात। इस पोएट्री को पढ़ के ऐसा लगता है कि जैसे शायद हमारे लिए ही लिखी गई है। परिंदे ख्वाब के उड़ते आसमां में, मुकद्दर उनसा हम पा ना सके। मुझे लगता है कि हम में से हर कोई एकदम खुले आसमान में उड़ना चाहता है अपनी मर्जी से, लेकिन जिंदगी इतना कुछ सिखा देती है कि हमें सबको लेके अपने साथ चलना पड़ता है। अगर हम उड़ना भी चाहें तो हमें लगता है कि हमारा पूरे परिवार, हमारा कुनबा, हमारे दोस्त सब हमारे साथ हों। तो ये बहुत मेरे दिल को बहुत छू गई ये कविता। एक ऐसी एक कविता है जो छू गई। बाकी तो अगर हम पढ़ने लगेंगे तो शायद यहाँ पे बैठे रहेंगे। जी हर जी एक जी। हर एक लफ्ज, हर एक कविता अपने आप में कुछ सिखा जाती है, कुछ कह जाती है। बहुत धन्यवाद आपका इतनी अच्छी समीक्षा और इतनी अच्छी कविता पढ़ने के लिए। आपका वंदना जी। और हम आगे बढ़े इससे पहले हम नीलम जी से आग्रह करेंगे कि उन्होंने हमें कोई कविता नहीं सुनाई अभी तक, तो आप कौन सी कविता आपने चुनी है सुनाने के लिए? हमारे दर्शक इंतजार कर रहे हैं। मैं पुराना किला ही सुनाना चाहती हूँ। बिल्कुल पुराना बिल्कुल, स्वागत किला है। इस शीर्षक की कविता या नज्म किसी बादशाह ने जब बनाया होगा ये किला, उसकी एक एक ईंट को सजते हुए देखा होगा, फिर उसने इसमें एक खूबसूरत घर बसाया होगा जिसमें रहते होंगे उसके बच्चे और शायद एक या अधिक बेग में। आलिशान बिस्तर पर वो सोता होगा, हजारों गुलाम और दासियां उसके एक इशारे पर हाजिर हो जाते होंगे। हीरे जवाहरात से सदा लदा रहता होगा। कई नामी हस्तियां भी उसको आकर सलाम करती होंगी। पर फिर क्या हुआ उसका? आज यहां बैठे बैठे सोच रही हूं कि जब हर किसी को मिट्टी में ही आखिरी पल में समा जाना है, तो क्यों करने लगता है आदमी इतना गुमा। आज यहां बैठे बैठे सोच रही हूं कि जब हर किसी को मिट्टी में ही आखिरी पल में समा जाना है, तो क्यों करने लगता है आदमी इतना गुमा। आज जब मैं कुछ लम्हों को बैठी यहां, तो देखा पौधों से तो किसी ने उस किले को बाहर से सजा रखा था, पर उसकी नाजुक दीवारें तो थी टूटी ही, मानो हर पत्थर कह रहा हो, तुमसे तो मेरी ही किस्मत अच्छी है ए बादशाह। देखो मैं तो अब भी यहां खड़ा हूं मुस्कुराते हुए। तुमसे तो मेरी ही किस्मत अच्छी है ए बादशाह। देखो मैं तो अब भी यहाँ खड़ा हूं मुस्कुराते हुए। तो क्या ये बात। थी कविता पुराना किला। बहुत अच्छे विचार, बड़ा अच्छा इमेजिनेशन। आप ही लिख सकती हैं। बहुत धन्यवाद। और हमारे साथ बहुत सारे दर्शक भी जुड़ गए जो आपको बधाई दे रहे हैं आपकी पुस्तक के लिए। विनीता नरूला मैम है, सतबीर चड्ढा मैम है, अपर्णा दीदी हैं, और अनूप जी आए थे, सुरेखा जी हैं, बहुत सारे दर्शक हैं। सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। और अब हम बुलाना चाहेंगे संजीव जायसवाल सर को। आपके 20 कहानी संग्रह, 13 उपन्यास, 3 व्यंग्य संग्रह, 32 चित्र कथाएं और प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं में लगभग 1150 से अधिक कहानियां और व्यंग्य प्रकाशित हो चुके हैं। आप रेलवे से रिटायर्ड निदेशक हैं और आपके पुरस्कारों की सूची बहुत लंबी है।
आपको भारत सरकार का प्रतिष्ठित भारतेंदु हरिश्चंद्र पुरस्कार मिला है, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा पुरस्कार मिला है, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का बाल साहित्य भारती पुरस्कार 2 बार मिला है, रेल मंत्रालय ने आपको पुरस्कृत किया है, शब्द निष्ठा सम्मान मिला है, सीबीटी द्वारा आप पुरस्कृत किए गए हैं। अखिल भारतीय स्तर पर कई कहानियों में की प्रतियोगिता में हमेशा आपने प्रथम पुरस्कार जीता है। बस ये कंडीशन होनी चाहिए थी कि आप उसमें बस भाग ले लें और वो पुरस्कार आप ही का होता था। यूनिसेफ और सीबीटी द्वारा आप कई रचनाएं प्रकाशित और सम्मानित हुई हैं। रेडियो और टीवी पर कई कहानियां, नाटक और भेंट वार्ता आपकी प्रसारित हो चुकी हैं। 10 कई अन्य संस्थाओं से भी आप सम्मानित हैं। आपके उपन्यास, चित्रकथा, पुस्तक सूरज का गुस्सा और बहुत सारे आपकी कई भाषाओं में अनुवाद है। और होगी जीत हमारी भारत सरकार द्वारा 15 भाषाओं में आपका प्रकाशन है। और चित्रकथा वह हंस दिया का विश्व की 149 भाषाओं में अनुवाद है। तो विलक्षण प्रतिभा है सर आपकी, और आपकी उपलब्धियां भी विलक्षण है। बहुत बहुत स्वागत है आज आपका इस मंच पर, और हम सुनने के लिए आप के लिए उत्सुक हैं आपके पुस्तक की समीक्षा। स्वागत है आपका। धन्यवाद रेणु जी। सबसे पहले तो हम लोगों को आदत पड़ गई है नीलम जी को बधाई देने की, उस श्रृंखला में बिल्कुल एक और बधाई। जी 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 बिल्कुल सही कहा ये आपने। मंच पर आसीन सभी अतिथियों और श्रोताओं का स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। दोस्तों, मेरा लेखन का कैरियर लगभग यात्रा करीब 45 साल की हो रही है, और अपनी इस यात्रा के दौरान मैंने बहुत से रचनाकारों को आते जाते, उठते गिरते देखा है। लेकिन जितनी तेजी से नीलम चंद्रा जी ने साहित्य जगत में अपना स्थान बनाया है, ऊंचाइयां हासिल की हैं, वैसी मिसाल मिलना मुश्किल है। बिल्कुल अनूप, अपने में एक ही है वो। चाहे बाल साहित्य हो, चाहे प्रौढ़ साहित्य हो, चाहे कविता, उपन्यास, मतलब क्या नहीं लिखती है नीलम जी। इनकी उपलब्धियों से किसी को भी ईर्ष्या हो सकती है। अगर कविताओं की बात की जाए तो मैं समझता हूं कविताएं लिखी नहीं जाती हैं, बल्कि कविताएं जन्म लेती हैं अंतर्मन की गहराइयों से। हृदय की वीणा की तारों को झंकृत करते हुए वे निश्चल सरिता की तरह कलकल करके आगे बहती रहती हैं। और नीलम चंद्रा जी इस सरिता की कुशल तैराक हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। पहले भी उनके कई कविता संग्रह आ चुके हैं और उन्होंने साहित्य जगत में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। अगर उनके इस नए कविता संग्रह की बात की जाए तो इसका शीर्षक ही आकर्षित करता है, तिलस्मे जिंदगी। और वास्तव में इसके अंदर तिलिस्म समाया हुआ है। जैसे हम लोग बाबू देवकीनंदन खत्री जी के तिलिस्म की उपन्यास पढ़ा करते थे, एक के बाद एक चीजें आती रहती थी। चंद्रकांता की बात कर रहे हैं? चंद्रकांता है, भूतनाथ है। हाँ, जी जी जी। तो तिलस्मे जिंदगी, इसमें जिंदगी के तिलस्म का कौन सा ऐसा पहलू है जिसपे नीलम चंद्रा जी की लेखनी न चली हो। बिल्कुल। कविताओं को पढ़ना तो बहुत मुश्किल है, 50 कविताएं हैं, लेकिन अगर आप शीर्षक पे ही ध्यान दें तो बादल और मैं, पुराना किला, जन्मदिन, दिहाड़ी मजदूर, यहाँ तक कि भारतीय रेल, चाय, कोरोना, कुंती, चांदनी, मैना, सीताहरण, मतलब कितनी विविधता है इस संग्रह में, उस पर ध्यान देना होगा। और सभी कविताएं एक से बढ़कर एक हैं, लेकिन 2-3 कविताएं तो मतलब उत्कृष्टता की ऊंचाइयों पे हैं, जिनकी तारीफ करना मुश्किल है। उसमें से एक है सीताहरण, सामयिक भी है। और भगवान श्री राम पंचवटी में पहुंचते हैं, वहां से लेके लंका पे आक्रमण करने जा रहे हैं, उस पूरे कथानक को जो इतना विशाल है, इन्होंने 2 पृष्ठों में समेटा है। अद्भुत रचना है, इसको जरूर पढ़ना चाहिए।
और दूसरी एक रचना है त्याग की मूर्त, जो माँ के ऊपर है, जिसका रेणु जी ने जिक्र किया। मैं सोच के आया था दूसरी रचना पढ़ूंगा, फासले नहीं, दूसरी थी पेज 47 पर, लेकिन मुझे लगता है कि अगर इस त्याग की मूर्ति को न पढ़ा जाए बिल्कुल तो शायद सर, वही पढ़िए जी, इस वही पढ़िए सर। हाँ, पुस्तक के साथ न्याय नहीं होगा, इसलिए मैं इसको पढ़ने की इजाजत चाहता हूँ। थोड़ी लंबी कविता है। कोई बात नहीं सर, पढ़ दीजिए। क्या आप पढ़ना चाहते हैं रेणु जी इसको? नहीं नहीं, मैं आपको बोल रही हूँ कि जरूर पढ़िए इसको। जी। और माँ के ऊपर फिराक गोरखपुरी साहब की एक बहुत ही प्रसिद्ध कविता है। मुनव्वर राणा साहब माँ के ऊपर ही लिख के प्रसिद्ध हो गए, उनका इसी महीने इंतकाल हुआ है। और हमारे लखनऊ के नवीन चंद शुक्ल जी हैं, जिन्होंने नीलम जी की शायद शुरुआती किताबें छापी हैं। शायद पहली किताब उन्होंने पब्लिश की थी जी, अगर पहली उन्होंने की है, 5 उनकी भी कहानियां। उनके ऊपर भी उन्होंने भी माँ के ऊपर बहुत अच्छी कविता लिखी है। उसी कड़ी में नीलम जी ने भी माँ को श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं, लेकिन बिल्कुल एक नए अंदाज में। एक ऐसी कड़वी हकीकत जिसे जानते हम सब हैं, लेकिन हम इग्नोर करते हैं, देखना नहीं चाहते। रचना का शीर्षक है, उन सबकी रचनाओं का शीर्षक माँ है या अम्मा है, आपने रखा है त्याग की मूर्ति। घुटन सी होने लगती है जब सारी कविताओं में बस माँ के गुण यही बताए जाते हैं कि कैसे वो भूखे पेट ही सो जाती थी, कैसे वो फटे कपड़े पहनकर रहती थी, कैसे वो दिन रात किचन के काम में जुटी रहती थी, कैसे वो बुआ दादी की सारी खरी खोटी मुस्कुराकर सुन लेती थी, कैसे वो पापा के आने की आहट होते ही दरवाजा खोलकर चाय पिला देती थी, कैसे वो पापा की बेवजह डांट भी सहन कर लेती थी। आप लोग अगर ध्यान देंगे तो सबको अपना घर, अपने आसपास का घर, माँ की साक्षात मूर्ति सामने दिख नजर जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। किसी को त्याग की मूर्ति बनाकर उसकी पूजा और अर्चना करना तो ठीक है, पर क्या कभी सोचा है कि आखिर क्या बीतती है उस औरत पर जो चुपचाप बिना बोले यह सब सहती है। यह सब लिखने से पहले क्या तुमको नहीं लगता था कि तुमको भी लड़ना चाहिए था अपनी माँ को उसका हक दिलाने के लिए? क्या तुमको नहीं पूछना चाहिए था अपनी दादी से? बहुत महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं, इनकी ध्यान बहुत दीजिएगा। बढ़िया, ये सच में बहुत अच्छी लगी मुझको ये लाइन। क्या तुमको नहीं लगता था कि तुमको भी लड़ना चाहिए था अपनी माँ को उसका हक दिलाने के लिए? क्या तुमको नहीं पूछना चाहिए था अपनी दादी से कि क्यों वह इस तरह तुम्हारी माँ का अपमान करती थी? क्या नहीं सवाल करने चाहिए थे तुम्हें अपने पापा से कि क्यों सब मिल बांट कर नहीं खाते थे? क्यों उनकी पत्नी भूखी रहती थी? क्यों वो फटे कपड़े पहनती थी जब घर के बाकी सब लोग खूबसूरत कपड़ों में इधर उधर घूमा करते थे? क्या बात। क्यों बनना चाहिए, प्रश्न उठाती हैं, क्यों बनना चाहिए औरत को सिर्फ एक त्याग की मूर्त? क्यों नहीं पूरे करने चाहिए उसे भी अपने सपने? क्यों ना बोलने पर यह समाज उसी पर लांछन लगाता है? सुनो सहेलियों, मैं तुमसे भी पूछती हूँ कि यह त्याग की मूर्त बनकर क्या सिखाती हो तुम अपनी बेटियों को? यही कि अपना मन मारकर जिंदगी जीनी है? और क्या सीखते हैं तुम्हारे बेटे कि औरत के साथ कुछ भी किया जा सकता है? तुम्हें कोई बचाने नहीं आने वाला, तुमको ही लेना होगा वो पहला कदम। सीखना होगा खुद के लिए खड़े होना, बंद करना होगा भूखे रहना, मांगने होंगे खुद के लिए भी अच्छे कपड़े। जब तुम बदलोगी तभी बदलेंगी तुम्हारी बेटियां और तुम्हारे बेटे और उनके आने वाली पुश्तें, वरना औरत कहानियों और कविताओं में बनकर रह जाएगी बस एक त्याग की मूर्ति। अद्भुत कविता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं पढ़ रहा था तो इस कविता के लिए आपको पूरी किताब की बधाई। मैं पढ़ रहा था तो मेरे रोंगटे खड़े हो रहे थे। और इन्होंने समाज के हर वर्ग से प्रश्न पूछा है
इस कविता में और उत्तर भी सामने लाके रखा है, लेकिन औरत को खुद आगे बढ़कर कदम उठाना होगा। बिल्कुल अतुलनीय कविता है माँ के ऊपर। और हाल ही में नीलम जी की माँ जी का स्वर्गवास भी हुआ है। वो जहां भी होंगी आज नीलम जी को देखकर, इस कविता को सुनकर गौरवान्वित हो रही होंगी और अपनी आशीर्वाद की वर्षा कर रही होंगी। और मैं भी आप सभी की तरफ से ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि नीलम चंद्रा जी की लेखनी को नई ऊर्जा प्रदान करें और उनके इस लेखनी से इसी तरीके से श्रेष्ठ और उत्कृष्ट रचनाओं का सृजन होता रहे और वे लंबे समय तक साहित्य जगत को समृद्ध करती रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। मैं खुद की अपनी कविता सुन रही थी, परंतु मेरे भी रोंगटे खड़े हो रहे थे। तो शायद ये बहुत अच्छी है। मैंने जब लिखा था मुझे नहीं पता था, परंतु बस मेरे मन में जो आया वो मैंने लिखा। मैं बहुत कविताएं उस दिन पढ़ ली थी, मदर्स डे के दिन, जिसमें सब लोग यही कह रहे थे कि माँ को त्याग की मूर्ति, माँ को त्याग की मूर्ति। मेरे मन में आया क्यों की मूर्ति, और वो माँ को ही क्यों भाई। माँ को ही। तो बस ये कविता ये आपकी सर्वश्रेष्ठ रचनाओं में इसकी गिनती होगी। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने भी इसको जब पढ़ा तो मतलब कि मैं इसका संदर्भ देना मेरे से रहा नहीं गया कि मैं इसका नाम लिए बिना इस पुस्तक का इंट्रोडक्शन दूं, क्योंकि ये बहुत विशेष कविता है और जिस तरीके से देखा गया है ना, ये एक अलग पर्सपेक्टिव देता है औरत को देखने का। और बाहर तो बहुत समाज में औरत का बहुत बात की जाती है, लेकिन परिवार में हम क्या दर्जा दे रहे हैं, परिवार वाले अपने घर में माँ को क्या दर्जा दे रहे हैं, तो इसको कोई नहीं बताता। और इस पे जी, ये किसी गरीब घर की या मिडिल क्लास फैमिली की नहीं, बल्कि हाई सोसाइटी के भी घर का दृश्य ही है। बिल्कुल बिल्कुल सर। और उससे ये, और अगर नहीं, उससे एक्सपेक्टेशन सभी की यही है। और अगर वो करती है तो वो अच्छी माँ है, अगर वो नहीं करती और अपने शौक पूरे करने लगती है तो उसको एक टैग दे दिया जाता है कि हाँ, कि वो बस अपने में ही गुम है और अपनी ही सोच रही है। इस तरीके से उसको परिभाषित किया जाता है, उसको अच्छी नजर से नहीं देखा जाता, कहने का मतलब। तो ये बहुत है, क्यों नहीं देख रहा, उसके भी शौक है, वो भी एक व्यक्ति है, उसकी तरह से उसका भी सम्मान होना चाहिए, घर में उसकी भी इच्छाओं की पूर्ति होना चाहिए। लेकिन ये भी है कि उस औरत को भी बैलेंस रहना चाहिए। कुछ औरतें इसकी भी एक्सट्रीम केस होती हैं तो दोनों तरह से, हाँ, कि औरतों को भी वो कुछ तो जिम्मेदारी बनती है कि वो भी मतलब अपने उसको भी समझे, दोनों ही बातों को, कि राइट्स को अगर वो ले रही हैं तो ड्यूटीज भी निभाएं, दोनों चीजों को बैलेंस बना के रहे। इस कविता का सबसे हिस्सा वो है जहाँ कवित्री प्रश्न उठाती है कि क्यों नहीं तुमने अपने पिता से पूछा, क्यों नहीं अपनी दादी को। तो और उसके बाद ये भी मुझे ये लाइन बहुत अच्छी लगी कि कोई तुम्हारे बचाव में नहीं आएगा, तुम पहले खुद अपना स्टैंड लेना सीखो। अगर तुम खुद अपना स्टैंड नहीं लोगे तो फैमिली वाले आपको सपोर्ट कैसे करेंगे भाई। पहले आप अपनी बात तो रखो, फिर सोचो कि दूसरे लोग आ रहे हैं आपका सपोर्ट करने के लिए। तो खुद में भी तो इतनी हिम्मत हो, क्योंकि इस तरीके से उसको शुरू से ही बचपन से परवरिश की जाती है कि उसको यही सीख मिलती है कि आपको ऐसे त्याग करना है, आपको सबसे नीचे से रहना, आपको दब के रहना। तो वो बेचारी कह ही नहीं पाती, उसमें इतनी हिम्मत बची ही नहीं रहती है उस स्टेज तक आते आते कि वो अपनी बात कह पाए, अपना स्टैंड ले पाए। और इसीलिए उन्होंने आखिर में ये बोलना चाहा है, जब तुम बदलोगी तभी बदलेंगी तुम्हारी बेटियां और तुम्हारे बेटे। तो घर से ही मुझे लगता है कि ये चीज स्टार्ट होती है। औरत को भी समझदारी से काम लेना है और उसी समझदारी से घर वालों को भी बताना है कि मैं क्या चाहती हूँ और मुझे कैसे करना है। हाँ, पहले तो घर में दोयम दर्जे का नागरिक का ट्रीटमेंट बंद हो, फिर हम आगे समाज की बात करें। तो फिर से एक बार बधाई इतनी सशक्त कविता के लिए नीलम, और आप ऐसी कविताएं लिखती रहिए आगे भी, बहुत अच्छा लगता है। और उनकी वाणी बनती है जो अपनी बात कह नहीं सकती, क्योंकि सभी नारियों में वो नहीं होती कि वो अपनी बात कह सके। कम से कम आपने कही, तो आपने उनको शब्द दिए, मुखर बनी। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और भी कविताएं हम सुनेंगे, और हम बुलाना चाहेंगे मिलिंद के उके जी को,
आप इनसे पहले भी मुखातिब हो चुके हैं। हमने एक बार चर्चा की थी सर के साथ। आप बॉलीवुड के एक फ़िल्म लेखक, निर्देशक, निर्माता और शिक्षक हैं। आपने लोकप्रिय फ़िल्म निर्देशक संजय लीला भंसाली के साथ सहयोगी फ़िल्म निर्देशक के रूप में अपना करियर शुरू किया था। बाद में उन्होंने स्वतंत्र रूप से हिंदी और मराठी में 10 फीचर फ़िल्मों का निर्देशन किया, जिसमें पाठशाला, शाहिद कपूर, नाना पाटेकर के साथ में, हनुमान, देहरादून डायरी, मानसून फुटबॉल आदि जैसी प्रसिद्ध फ़िल्में शामिल हैं। वह लोटस सूत्र के निकिरेन बौद्ध धर्म के एक सक्रिय अभ्यासी और शिक्षक हैं। एक ब्रांड नेम SPI लिविंग विद्यातम के माध्यम से वह प्राकृतिक विज्ञान के क्षेत्र में बौद्ध अवधारणाओं की व्याख्या विकसित कर रहे हैं। सामाजिक कार्य के क्षेत्र में वह एक सर्वधर्म सद्भाव संगठन वर्ल्ड इंटरफेथ हार्मनी एंड यूनिटी मिशन के संस्थापक सदस्य हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर, और हम जानना चाहेंगे इस पुस्तक की आपकी समीक्षा और आपके विचार इस पुस्तक पर। जी सर। बहुत बहुत शुक्रिया रेनू जी, आपने बहुत लंबी चौड़ी तारीफ कर दी। हाँ, नहीं, उससे ज्यादा तारीफ है, मैंने तो शॉर्ट किया है। और सबसे पहले मैं यहाँ के सारे माननीय अतिथियों का स्वागत करता हूँ और नीलम को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और ये मेरे ख्याल से 5वीं या 6वीं बार है जो मुझे उन्होंने सम्मान दिया है आपके अनुमोचन का, और ये हर बार मेरे लिए एक बहुत ही विशिष्ट अनुभव रहा है। हालांकि मेरा साहित्य से कोई उतना जुड़ाव नहीं है क्योंकि मैं फिल्म मेकिंग से जुड़ा हूँ, लेकिन ये एक दुनिया उन्होंने मेरे लिए खोली है। नीलम, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस तरह से कनेक्ट किया है कि मैं भी फिर एक दिन इंस्पायर होकर अपनी किताब लिखी। तो ये इसलिए मैं उनका धन्यवाद दोनों तरह से करता हूँ। और जैसे कि हालांकि ये किताब के बारे में तो अभी थोड़ा बोलूंगा मैं, लेकिन इससे पहले वो जो एक सिरा जायसवाल सर ने खोला था कि माँ के ऊपर में जिस तरह से एक अलग त्याग मूर्ति और सैक्रिफाइस की जो बात नीलम ने उठाई, और हर बार जो एक रोजी पिक्चर होता वो मेरी माँ ऐसे क्या उन्होंने मदर्स डे पे सारा रोज पिक्चर बनाया जाता है और असली कड़वी सच्चाई को छुपाया जाता है। तो उन्होंने उस कड़वी सच्चाई को बड़े मार्मिक ढंग से इसको पोइट्री में लाया है और इस कई सवाल पूछे। तो मैं इसलिए ये बात को पर्सनली सोचता हूँ कि मैं इससे एक तरह से जुड़ा हुआ हूँ, क्योंकि मेरी ये जो फिल्म अभी मैंने बनाई, आखिरी फिल्म जिसका नाम है मानसून फुटबॉल, वो बिल्कुल इसी बात को लेके है। अच्छा। माँ के जी, तो माँ का भी रोल है उसमें और एक पत्नी का भी है, मतलब दोनों, क्योंकि बाद में पत्नी और माँ भी बन जाती है। तो 7 औरतों की कहानी है और सबका एक ही स्टोरी है कि उनको ग्रांटेड लिया जाता है उनके काम को, और कहानी की शुरुआत इस बात से होती है और हाली सारी पढ़ी लिखी होती है औरतें। और जब एक दिन वो फुटबॉल खेलना शुरू करती है साड़ी के ऊपर में, तो उनको ये सवाल पूछा था कि क्यों करना चाहती हो आप ये, मतलब आप खुश नहीं जिंदगी से, आपके अच्छा हस्बैंड है, अच्छे बच्चे हैं, अच्छा घर है, सब कुछ है, आप क्यों फुटबॉल खेलना चाहती है, और वो भी साड़ी में, और इस बात को लेके फिर वो सारी चीजें खुलती है जो एक अलग ढंग से नीलम ने कहा है। और मैंने उसी चीज को उनके अस्तित्व परीक्षा को, उनके अंदर में छुपे सारे सपनों को जो उन्होंने सैक्रिफाइस किया था फैमिली के लिए, वो जब उभर के आते हैं तो फिर वही फैमिली उन सपनों को दफनाने की कितनी कोशिश करते हैं, इस बात को लेके वो सिनेमा है। तो लगता है कि नीलम की वो एक कविता में अपने सिनेमा के मार्फत लोगों तक पहुंचा पाऊंगा। सो ये बात है। जी जी, तो आपका माध्यम अलग है, अभी नीलम का माध्यम अलग है, पर दोनों अपने माध्यम के सशक्त प्रहरी हैं। जी जी जी, बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि अब हम कविता उनके किताब के बारे में बात करेंगे, तिलस्मय जिंदगी। तो ऑफ कोर्स तिलस्मय ये शब्द उन्होंने बिल्कुल सही कहा सर ने कि
चंद्रकांता संतति ने हमको तिलस्म के बारे में बहुत ही आकर्षित किया था और बहुत क्यूरियोसिटी दिया था। तो तिलस्म वर्ड ही अपने आप में बड़ा रहस्यमयी शब्द है और वो एक बड़ी अजीब सी दुनिया को खोलता है। तो ये जब किताब मुझे भी मिली तिलस्म जिंदगी, तो मैंने कहा कि भाई बिल्कुल सही कहा कि जिंदगी बिल्कुल तिलस्म की जैसे बहुत ही रहस्यमयी है। हम उसको बहुत ही ग्रांटेड लेते हैं किसी भी तरीके से, लेकिन उसको हम इस तरह से ले जिस तरह से नीलम ने लिखी है सारी कविताएं, 50 कविताएं उन्होंने लिखी है, तो मुझे लगता है हम जिंदगी को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं, क्योंकि एक अलग नजरिया है उनको समझने का। और हम तिलस्म को तिलस्म की तरह ले तो हम उसको सुलझा सकते हैं। अगर हम तिलस्म को ग्रांटेड ले कि बस सोच ले कि ये तो बहुत मामूली सी चीज है या बहुत डिफिकल्ट चीज है जिसको सॉल्व ही नहीं कर सकते, तो हम जिंदगी हमारे लिए एक बोझ बन के रह जाएगी, एक अनसुलझा हुआ रहस्य बन के रह जाएगी। तो मुझे लगता है तिलस्म जिंदगी में एक सस्पेंस तो है, लेकिन वो सस्पेंस को खोलने की चाबी भी है, ऐसे मैं सोचता हूँ। तो मैं ये कविता, इसलिए मैं नीलम को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने एक उनको किताब पढ़ते से मैंने कहा था फोन करके या मैसेज में कि इन्होंने इस वक्त में, क्योंकि उनकी पुरानी कविता है और पहले इसके पहले की कविता और उनके लेख मैंने पढ़े हैं, तो मैंने कहा कि वो उसमें जो बात थी ऑफ कोर्स जिंदगी के बारे में ही थी वो भी, और रियलिटी के बारे में थे, उनके ऑब्जर्वेशंस थे, उनकी उसके बारे में इम्प्रेशंस और एक्सप्रेशंस थे। लेकिन इस किताब में जैसे मैंने पहली 2 कविताएं पढ़ी तो मैंने कहा कि आपका इस वक्त बड़ा अलग टेक है, बहुत ही अलग नजरिए से आप जिंदगी को देख रही है। और ये बोला ये शायद आपका ये अगला स्टेप है, आपके अगले दिशा आयाम है, आपका ये नया आयाम है, और मुझे बहुत पसंद आया हुआ है ये आयाम। तो मैं जो पर्टिकुलर जैसे ही ये पहली 2 कविताएं पढ़ी मैं उधर ही रुक गया था, तो इसलिए मैं वही कविता पढ़ता हूँ जहाँ पे मैं रुक गया था, तो वो है खिड़की। तो उसकी की कविता मैं आपको पढ़ता हूँ कि वो कच्चा सा मिट्टी का घर और उस पर टंगी हुई वो खिड़की। तो अब देखिए पहले ही इसमें उन्होंने ये जब एक कच्चा सा मिट्टी का घर और उस पर टंगी हुई खिड़की, यहीं पर उन्होंने छाप दिया कि नजरिया खिड़की को देखने का एकदम अलग भी हो सकता है कि टंगी हुई खिड़की क्या बनाई हुई खिड़की है, उसके अंदर में समाई हुई खिड़की नहीं है, वो टंगी हुई खिड़की है। तो यहीं से सारा नजरिया बदल गया। ऐसा लगता है जैसे उसे किसी का इंतजार है। किसका इंतजार था उसको? उस घर के आसपास न कोई मकान थे न सड़क। अब ये असली तिलस्म है। मैं इसलिए ही कहता हूँ क्योंकि अचानक मैंने खिड़की के बाहर में ना कोई मकान है ना सड़क। जब मैंने उसे छूते हुए उससे पूछा यह सवाल, उसने मेरी आंख में आंख डालते हुए कहा, मुझे इंतजार है रास्ते का। मैं आश्चर्य से भरी लौट गई, पर अगले साल जब फिर उधर से जाना हुआ तो मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। एक कच्चा रास्ता वहां वाकई बन गया था। See, this kind of a hope, this kind of a immense hope in the life, and to believe in your dream that it do one day will become, एक दिन आपके सपने जरूर पूरे होंगे, भले ही उस खिड़की से बाहर कुछ भी नहीं था और एक साल बाद जब लौटती है तो वो शौक ये कच्चा रास्ता वहां वाकई बना हुआ था। उस रास्ते को वो खिड़की बड़ी मोहब्बत से देख रही थी, मानो वो दोनों खामोशी में ही कुछ बातें कर रहे हो। कई साल तक उधर जाना ही नहीं हुआ, पर जब अब कई बरसों के बाद फिर पहुंची तो देखा कि उस कच्चे रास्ते की जगह कंक्रीट का पक्का रास्ता बन गया था और छुप गया था कच्चा रास्ता उसके नीचे। तो ये दूसरा तिलस्म खुलता है कि लाइफ जो है, जिंदगी जो है वहां रुकी नहीं होती, वो लगातार बदलती रहती है। और कहते हैं ना, द चेंज इज कांस्टेंट, बदलाव ही जिंदगी का रुका हुआ आयाम है। तो बिल्कुल उन्होंने बहुत खूबसूरती से झटका सा आया, मुझे भी बहुत रियलिटी पे लाया उन्होंने। सपनों से थोड़ा यहाँ पर रियलिटी में आ गए, एकदम थोड़ा सा गिर के नीचे आके कंक्रीट की उस पक्के रास्ते पे जिसके नीचे छुपा हुआ था कच्चा रास्ता। मुझे लगा शायद अब खिड़की बहुत खुश होगी, आखिर उसके पास एक नया रास्ता गुजर रहा था, पर उस खिड़की को मुझे मैंने बहुत उदास पाया। उससे जब मैंने पूछा कि क्या हुआ उसे, तो वो तुनक कर बोली, पहली मोहब्बत को बुलाया जा सकता है क्या भला। वाह, क्या नजाकत है। अचानक इतने तिलस्म, इतने रहस्य में,
इतने कठोर रियलिटी के अंदर में अचानक एक बहुत ही नाजुक सा इमोशन उन्होंने इसके अंदर पिरोया कि पहली मोहब्बत को भुलाया जा सकता है भला, वो रास्ता भले ही कच्चा था पर वो सिर्फ और सिर्फ मेरा था और केवल मुझसे ही मोहब्बत करता था। अब इस पक्के रास्ते के चारों तरफ हजारों पक्के मकान बन चुके हैं, उनकी खिड़कियां भी बहुत खूबसूरत है और वह नया रास्ता मुझे देखता भी नहीं है। उस रास्ते पे चलकर जब मैं वापस आने लगी तो कहीं से उस दबे, अभी देखिए कितना खूबसूरत और फिर से एक बार होप, फिर से एक बार आशावादी, इसको कहते हैं असली आशावादी कविता, कि उस रास्ते पर चलकर जब मैं वापस आने लगी तो कहीं से उस दबे हुए कच्चे रास्ते की हल्की सी आवाज आ तो रही थी पर वो कच्चा रास्ता उसे दबाया जा रहा था, उस पर बेधड़क चली जा रही थी स्टाइलिश गाड़ियों से। तो देखिए कि आवाज लेकिन उसकी दबी नहीं है ना। इस बात को लेके मैं नीलम, मैं आपको सच्ची में बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आपने एक बहुत ही कमाल का एक रोमांटिसिज्म है ऑफ कोर्स इसके अंदर में, बट एक बहुत ही गहरा रोमांटिसिज्म है। और मुझे कभी किसी को इंस्पायर करना हो जिंदगी में जो थोड़ा सा लो लाइफ कंडीशन में हो तो मैं कविता उसके लिए जरूर पढ़ूंगा। सो बहुत बहुत मुबारक हो आपका ये कविता संग्रह और बहुत सारे लोगों को ये इंस्पायर करते रहे, ये मैं आपके लिए आशा और सद्भावना देता हूँ। थैंक यू। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बहुत धन्यवाद मिलिंद जी, आपने बड़ी सार्थक समीक्षा की और जिस तरीके से आपने कविता को एक्सप्लेन किया वो भी वंडरफुल था। और सतबीर जी लिख भी रही हैं कि पॉजिटिविटी नीलम्स हॉलमार्क, तो बिल्कुल ये इनका ये हर कविता में पॉजिटिविटी होती, बहुत आशावादी हैं और दूसरे को भी ये मोटिवेट करती रहती हैं। आपने जिंदगी का भी बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया कि कैसे तिलस्म में जिंदगी है, किस तरीके से समझना चाहिए। मेरा टेक यहाँ पर थोड़ा आपसे डिफरेंट है। मैं नहीं सोचती कि जिंदगी को समझने की जरूरत है, क्योंकि जिंदगी कभी एक सी होती भी नहीं है, आप कितना समझेंगे उसको। तो जैसे वो आती है वैसे ही जीते जाइए, और वो क्योंकि वो पलट बदल जाती है। जैसे अभी इस कविता में ही आपने देखा कितने चेंजेस आए। जब तक आप खिड़की को समझते, जब तक आप कच्चे रास्ते को समझते, जब तक आप पक्के रास्ते को समझते या उन गाड़ियों को समझते, उसके बाद हो सकता है कि वहाँ सब कुछ खत्म हो जाए, वो कच्चा रास्ता भी खत्म हो जाए, फिर से वो बंजर हो जाए। तो समझना क्यों, और यही तिलिस्म है जिंदगी का, और यही उसका चार्म भी है जिंदगी का। क्योंकि अगर आप जान जाए कि आगे क्या होने वाला है और हम किस रास्ते से मेरी जिंदगी जाने, तो मोनोटोनस हो जाएगा, बोर हो जाएंगे। अरे यही इसी तरीके से जिंदगी जीनी है मुझको, भी आ सकता है। हाँ तो इसलिए जिंदगी को इसीलिए ऐसा बनाया ही गया है कि वो पर्दे पे है, वो रहस्यमय है, वो तिलिस्म है, कि आप उसको, आपको उसमें इंटरेस्ट बना रहे, आपका हर दिन नया हो। आप सोचें कि अब इस दिन क्या होने वाला है, क्या नया होने वाला है। अच्छा नहीं, बुरा भी होगा, तो अच्छे की भी आप वैल्यू करेंगे। तो मेरा ये टेक है, जिंदगी का डिफरेंट हो सकता है। और मैं आज्ञा चाहूंगी जी, मैं 2 मिनट और लूंगी क्योंकि आपकी इसी बात पे एक ये मैंने पोयम इनकी निकाली है, उसका टाइटल है खलिश। जैसे आपने कहा कि जिंदगी जैसे आती जाए वैसे जीते जाओ, लेकिन फिर भी हमारे दिल में, हमारे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ खलिश हमें रहती है हर चीज को लेकर। तो मैं सिर्फ इसकी 4 लाइनें पढ़ के बताऊंगी, बाकी मैं आग्रह करूंगी सभी दर्शकों से कि वो ये किताब लें, पढ़ें, और सिर्फ पोइट्री की तरह ना पढ़ें कि हमने पढ़ लिया। उस जब आप पढ़ने लगेंगे, मिलिंद जी ने जिस तरह से एक एक चीज को बताया, मैं तो दोबारा उस पोएम को भी पढ़ रही थी कि वाकई कितनी पॉजिटिविटी है। कच्ची सड़क बोलना चाहती है और उसको दबा के रखा है एक पक्की सड़क ने। तो अगर हम चाहें तो हम हर चीज में एक पॉजिटिविटी ढूंढ सकते हैं। सो जस्ट 1 मिनट में मैं ये 4 लाइनें पढ़ना चाहूंगी। जिंदगी खलिश का ही तो दूसरा नाम है ना। कभी बेवजह बहते आंसुओं की खलिश, कभी दिल भेदते दर्द की खलिश, कभी रातों को तन्हाई की खलिश, कभी सुबह किसी की नामौजूदगी की खलिश, कभी आफताब के तेज से जलने की खलिश,
कभी मुकम्मल मोहब्बत की खलिश। तो खलिश तो हमारी जिंदगी में रहती ही है, और मुझे लगता है कि वो एक शायद एक फ्लेवर ऐड करती होगी कि कुछ ढूंढना है हमें, कुछ करना है अपनों के लिए, खुद के लिए। खलिश मतलब कि कुछ मिसिंग है, इनकम्प्लीट है उस चीज की। जी, अगर जो चीज कंप्लीट हो जाती है ना, पूर्ण हो जाती है, तो वो खत्म हो जाती है। वो खत्म हो जाती वंदना है। जी, तो जब राइट, तक राइट, जिंदगी है तो खलिश बनी भी रहनी चाहिए। तो बिल्कुल। वो, वही आप दोनों हाँ, एक ही बात कह रहे हैं, आप दोनों एक बिल्कुल। ही बात कह रहे हैं। तो जी, मैं आज्ञा चाहूंगी नीलम से और आप सभी से। मैं एक कविता पढ़ना चाहती हूँ इस किताब से, बिल्कुल बिल्कुल। लिखावट। थैंक यू। लिखावट, ये पहली ही, जैसे अभी मिलन जी ने कहा कि वो पहले दूसरी पे ही अटक गए थे, तो मैं भी ऐसे अटक गई थी पहली दूसरी कविता पर ही। तो मैंने पहली ही छाट ली कि पहली ही पढ़ते हैं, और जो इस किताब को बहुत अच्छे से परिभाषित करती है ये कविता, उसके नाम को और इसकी लिखी सभी कविताओं को। क्या लिखा है इन तिलस्मी दीवारों पर? क्या है वो जिसे चाह कर भी इंसान खोज ही नहीं पाता? क्या ये जिंदगी के गाम है? काम मतलब स्टेप्स, पद चिन्ह। क्या ये जिंदगी के गाम है जो कुदरत हमसे छुपा कर रखना चाहती है? या ये किस्मत की लकीरें हैं जिसे हम जान कर भी बदल नहीं सकते और उसकी मौजूदगी को नकारते फिरते हैं? या ये कोई ऐसा अमरीक रहस्य है जिसे न जानना ही अच्छा है? अमरीक प्रोफाउंड। कुछ तो लिखा होगा सदियों से तन्हा खड़ी इन दीवारों पर, वो जो कहना तो चाहती है पर हम समझ नहीं पाते लफ्जों की नामौजूदगी में। शायर मन कहाँ मानता है हार, जब से पता चला है कि यह रहस्य अभी तक कोई जान नहीं पाया है। मैंने बस उस दीवार को हौले से छू दिया, न जाने क्यों रूह को महसूस हुआ कि इन पत्थरों ने मुझे भी गले लगा लिया, और हम दोनों अपनी भीगी पलकों से एक रिश्ता बना बैठे। बहुत कविता, बहुत भावपूर्ण कविता, और जैसे आपने उसमें जीवंत किया है उस दीवार को, पत्थर को, तो ये कवि हृदय ही समझता है। इतना संवेदनशील वही होता है जो ये समझ सके कि वो पत्थर को भी सजीव कर दे और सजीव समझे। बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं एक बार फिर से नीलम जी। और हम अब को सौंपते हैं, कुछ कहना चाहती हैं, और हम अंतिम पड़ाव पे हैं अब इस कार्यक्रम के। जी नीलम। सबसे पहले तो मैं मिलन जायसवाल जी और को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि जब भी मैं कहती हूँ, इनफैक्ट जायसवाल जी ने अपना एक प्रोग्राम कैंसिल करके यहाँ जुड़ गए, और मिलन ने जैसे कहा वो 6, 7, 8 पता नहीं कितनी पुस्तकों में मेरे साथ आए हैं और उसका ये किया है, विमोचन का हिस्सा बने हैं, कभी ऑनलाइन कभी ऑफलाइन। शायद ये 2014 से सिलसिला चला आ रहा है। मैं वंदना जी को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने इतनी खूबसूरत पुस्तक प्रकाशित की, और रेनू मेरी सहेली, और हमारा जो ग्रुप बन गया है लिटरेरी वॉरियर्स, उसकी मेरे साथ को फाउंडर, उसको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उसने इतने अच्छे से ये प्रोग्राम कंडक्ट किया। और जिंदगी को आज तक ना कोई समझ पाया है, ना कोई समझ पाएगा शायद। बस उसके टुकड़ों को ही समझना है, और उसके टुकड़ों में कभी खुशी मिलती है, कभी दुख मिलता है, कभी किसी अलग तरह के एहसास होते हैं। उन एहसासों के साथ बस जुड़ जाना है। जैसे आपने लिखावट मेरी कविता पढ़ी, उसमें मैंने कहीं वो ढूंढा, तो ये सब एक्चुअली पोइट्री सारी ऑटोबायोग्राफिकल होती है, तो कहीं ना कहीं आपके हृदय से वो चीजें गुजरी होती है तभी आप लिखते हैं। फिक्शन कभी कभी मीन्स इमेजिनेशन ही होता है, प्योर इमेजिनेशन भी होता है, पर पोइट्री 90% एटलीस्ट ऑटोबायोग्राफिकल होती है। तो इसकी तो मेरे ख्याल से सारी, इस पुस्तक की सारी कविताएं ऑटोबायोग्राफिकल ही है। कहीं ना कहीं मैंने इसके हर
भाव को महसूस किया है और तभी मैंने ये कविताएं लिखी है। तो जो है आप लोग सब इसे पढ़े, ये अमेज़न पे उपलब्ध है और भी कई जगह उपलब्ध अब वंदना जी शीघ्र ही कराएंगी। तो सभी को धन्यवाद देती हूँ जो लोग जुड़े, सतवीर जी, विनीता जी, पूजा और सुरेखा शुरू से, राव जी, हाँ सुरेखा और रूपा तो एकदम शुरू से जुड़े हुए हैं जी, और पुष्पा जी, मीरा जो बंसाली, मीरा भंसाली, संजय लीला भंसाली की बहन तो नहीं है, मैं इससे कई बार पूछती हूँ, निवेदिता, वर्णा दी और शिवनाथ शर्मा जी, श्वेता खन्ना, सभी को मैं धन्यवाद देती हूँ। अनूप जालान, बहुत सारे लोग जुड़े थे, तो सभी को मैं धन्यवाद देती हूँ। आपको भी बहुत धन्यवाद कि हमें ये अवसर दिया और हमें ट्रस्ट किया कि हम इसका लोकार्पण में शामिल हो। बहुत धन्यवाद आपका नीलम जी, और हम आशा करते हैं मिलिंद जी की भी अगली किताब हम बहुत जल्दी यहाँ पर लॉन्च करेंगे। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। बहुत धन्यवाद आप जी, बहुत धन्यवाद संजय जी का, वंदना जी का और हमारे साथ जुड़े सभी दर्शकों का कि आपने हमको समय दिया और अपनी उपस्थिति से हमको गौरवान्वित किया। शुभ रात्रि, गुड नाइट। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। थैंक यू।